हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो बिहार विधानसभा एएसओ प्रैक्टिस सेट सीरीज में आपका स्वागत है। तो कल के वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 3 का जनरल नॉलेज पोर्शन देखा था और आज हम लोग देखेंगे जनरल साइंस। और इसकी पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन से और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3 का जनरल साइंस। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? वायुमंडल में प्रकाश के विकिरण का कारण क्या है? मतलब इंग्लिश में अगर मैं इसे पढ़ूं तो व्हाट कॉजेज द डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। डिफ्यूजन ऑफ लाइट वातावरण में किस कारण से होता है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, क्या धूलकण यानी डस्ट पार्टिकल से, क्या हीलियम से, या फिर वाटर वेपर से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि धूलकण। जब प्रकाश वायुमंडल में मौजूद अणुओं, गैसों, धूल कणों और जल कणों से टकराता है तो यह विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाता है डस्ट पार्टिकल्स के कारण। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सवाल पूछ रहा है महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी, इंग्लिश में दिया गया है। बिग बैंग थ्योरी जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? क्या महाद्वीप विस्थापन से, या फिर ज्वालामुखी उद्गार से, हिमालय की उत्पत्ति से, या फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति से? तो यह हम सभी को पता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। बिग बैंग सिद्धांत बेसिकली ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक अत्यधिक घनी और गर्म अवस्था से हुई थी। तो चलिए इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में आते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 2 कथन दिया गया है, हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन क्या है? पहला कथन हम लोग देखते हैं। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सीक्रेटिन उत्पन्न होती है। और दूसरा कथन क्या बोल रहा है? वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत में एंटेरोगैस्ट्रोन उत्पन्न होती है। तो हमें बताना है यह दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी कि ए भी सही है और बी भी सही है। अब चलिए इसका स्पष्टीकरण हम लोग देख लेते हैं। सीक्रेटिन जो होता है वो डुओडिनम यानी कि छोटी आंत के प्रारंभिक भाग, यहाँ उसे हिंदी में ग्रहणी लिखा गया है, यह छोटी आंत का प्रारंभिक भाग होता है। इससे जब HCl की उपस्थिति के जवाब में यह उत्पन्न होता है सीक्रेटिन। देखिए अब डुओडिनम के बारे में जानते हैं। डुओडिनम की S कोशिकाएं यानी कि S सेल्स जब अम्लीय काइम यानी कि HCl युक्त अधपचा भोजन से संपर्क में आती है तो सीक्रेटिन हार्मोन का स्राव होती है। यह अग्नाशय, जिसे पैनक्रियाज भी बोला जाता है, को बाइकार्बोनेट HCO3- युक्त रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, जिससे आंत की अम्लता को संतुलित किया जा सकता है। अब दूसरा कथन का स्पष्टीकरण हम लोग देख लेते हैं। एंटेरोगैस्ट्रॉन छोटी आंत में फैटी एसिड की उपस्थिति के जवाब में उत्पन्न होता है। छोटी आंत तब एंटेरोगैस्ट्रॉन हार्मोन, जिसे कि GIP, कभी कभी GIP भी इसे बोला जाता है, यानी कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी कहा जाता है, इससे स्रावित होती है जब उसमें वसा अम्ल यानी कि फैटी एसिड या फिर लिपिड्स प्रवेश करते हैं। यह गैस्ट्रिक गतिविधियों को धीमा करता है, जिससे पाचन की गति कम हो जाती है और वसा के अवशोषण के लिए अधिक समय मिलता है। इसीलिए यह दोनों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हो जाता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। पशुओं में फुट और माउथ रोग किस कारण होता है? इसे फुट एंड माउथ डिजीज बोला जाता है। तो यह किस कारण होता है? वायरस के कारण होता है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या फिर फंगस? तो इसका राइट आंसर है यह एक वायरस जनित रोग है। तो फूट एंड माउथ डिजीज एक विषाणु जनित वायरल रोग है जो मुख्य रूप से गोजातीय यानी कि कैटल जैसे कि भेड़, बकरी, सुअर और अन्य खुर वाले जानवरों को प्रभावित करता है। इस रोग का क्या कारण होता है? यह एक FMDB यानी कि फूट एंड माउथ डिजीज वायरस के कारण होता है, जो कि पिकॉर्ना विरिडे फैमिली के एंथोवायरस जीन से संबंधित है। यह वायरस अत्यधिक संक्रामक होता है, मतलब हाईली कॉन्टेजियस होता है, और संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से तेजी से फैलता है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं फूट एंड माउथ डिजीज के? तो बुखार और सुस्ती, मतलब जानवरों में मुंह, जीभ, होठों और खुरों पर फफोलो निकल जाता है। लार टपकते रहता है हमेशा, मतलब एक्सेसिव सैलिवेशन होता है और खाने पीने में दिक्कत होती है। और लंगड़ापन और खुरों में सूजन आ जाती है। दूध उत्पादन में भी भारी गिरावट आती है। ये सब इसके मुख्य लक्षण है। तो आपने जान लिया कि पशुओं में फुट और माउथ रोग किस कारण होता है, तो यह वायरस के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तब यह तथ्य कहलाता है।
तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि जब इस तरीके का कुछ कंडीशन होता है तो उसका डेफिनेशन क्या बेसिकली होता है, क्या असंग जनन होता है, या फिर बहुप्रभाविता, बहुगुणिता, या फिर बहुपटता, जिसे मल्टीपल एलिलास भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बहुप्रभाविता। इंग्लिश में इसे बोला जाता है प्लियोट्रोपी। अब जानते हैं प्लियोट्रोपी क्या होता है। जब एक ही जीन एक साथ दो या अधिक भिन्न लक्षणों यानी कि ट्रेट्स को नियंत्रित करता है तो इसे प्लियोट्रोपी कहा जाता है। अब बाकी बचे हुए ऑप्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। असंजनन यानी कि डिसऑर्गन जेनेसिस, जब शरीर के किसी अंग या ऊतक का संगठित और समान विकास बाधित हो जाता है और उसका गलत या अपूर्ण निर्माण होता है तो इसे असंजनन कहते हैं, डिसऑर्गन जेनेसिस। अब ऑप्शन सी के बारे में हम लोग जानते हैं, बहुगुणिता यानी कि पॉलीप्लॉइडी, एक अनुवांशिक स्थिति है जिसमें किसी जीव की कोशिकाओं में सामान्य से अधिक गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम सेट होते हैं। और सबसे लास्ट ऑप्शन है मल्टीपल एलीलेस, जब किसी एक लक्षण यानी कि ट्रेट को नियंत्रित करने वाले एक ही जीन के 3 या अधिक वैकल्पिक रूप जिसे एलीलास बोला जाता है वह मौजूद होते हैं तो इसे बहु एलिलिलता यानी कि मल्टीपल एलिलिज्म कहा जाता है, और उन एलिलीलों को बहु एलिलील मल्टीपल एलिलास कहा जाता है। तो ये इससे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। पानी के जहाजों में समय मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्रोनोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का, या फिर बोलोमीटर का। तो इसका राइट आंसर होगा क्रोनोमीटर। देखिए, क्रोनोमीटर एक अत्यधिक सटीक समय मापने वाला यंत्र है जिसका उपयोग समुद्री नेविगेशन, मेराइन नेविगेशन में किया जाता है। इसका उपयोग समुद्र में देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जिससे जहाजों को सटीक स्थिति ज्ञात करने में मदद मिलती है। यह 18वीं शताब्दी में जॉन हैरिसन द्वारा विकसित किया गया था। तो यह आप नाम याद रखिएगा, 18वीं शताब्दी में, डेट भले ही ना याद रहे, लेकिन जॉन हैरिसन जी के द्वारा क्रोनोमीटर का इन्वेंशन किया गया था। अब बाकी बचे हुए ऑप्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सोनोमीटर, तो सोनोमीटर क्या है? यह ध्वनि की तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ और कंपन जिसे वाइब्रेशन बोला जाता है उसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर जो है यह विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बोलोमीटर यह तापीय विकिरण यानी कि थर्मल रेडिएशन को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, बोलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है? स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? स्टेथोस्कोप को हिंदी में आला भी बोलते हैं। जब हमारा तबीयत खराब होता है तो हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो सबसे पहला जो इनिशियल चेकअप होता है वो स्टेथोस्कोप के ही माध्यम से करते हैं। बेसिकली एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपने गले में वो लटकाए रहते हैं और उसका जो एक छोर रहता है हमारे चेस्ट पे या फिर बैक पे वो रखते हैं, जिसके जरिए उन्हें कुछ सिग्नल सुनाई देता है। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि यह किस सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। स्टेथोस्कोप ध्वनि की परावर्तन जिसे रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है और अनुनाद यानी कि रेजोनेंस के सिद्धांत पर भी काम करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वाड्स एक ग्रुप है। तो क्वाड्स क्या है? ये नाम सुना सुना लगता है, बेसिकली हम लोग घड़ी में इसे सुनते हैं। तो यह पूछ रहा है कि क्वार्ट्ज किस तरीके का, किसका रूप है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्वार्ट्ज सिलिका जिसे SiO2 का एक क्रिस्टलीय रूप है। क्वार्ट्ज मुख्य रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है और यह पृथ्वी की परपटी यानी कि अर्थ के क्रस्ट में पाया जाने वाला दूसरा सबसे अधिक प्रचुर मिनरल है। यह कई रंगों और रूपों में पाया जाता है जैसे कि रॉक क्रिस्टल्स या फिर एमेथिस्ट, सिट्रीन और रोज क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का उपयोग बेसिकली किस लिए किया जाता है? घड़ियों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कांच बनाने में, गहनों में और औद्योगिक उपकरणों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है? ऑक्टोपस, घोंगा, सीपिया और यूनियों को किस फाइलम में शामिल किया गया है? तो देखिए, हर जीव का कुछ न कुछ वर्गीकरण किया जाता है, उसका एक फैमिली, एक स्पीसीज होता है। तो उसमें यह क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग है कि यह चारों किस फैमिली या फाइलम में शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोलस्का। इसे पूरा बोला जाता है फाइलम मोलस्का। अब फाइलम मोलस्का की क्या विशेषताएं होती है? देखिए, ऑक्टोपस और घोंगा तो हमने देखा, लेकिन सीपिया और यूनियो को यूजुअली हमने देखा है लेकिन ये पता नहीं है कैसा होता है। तो यह इमेज मैंने लगा रखा है। सीपिया इसे कटल फिश भी बोला जाता है और यूनियो कुछ इस तरीके का होता है। ये बेसिकली समुद्र में, जहाँ पे समुद्र के किनारे रेत होता है, वहाँ पे बेसिकली ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो फाइलम मोलस्का की विशेषताएं क्या होती है? इनका जो शरीर है वह सॉफ्ट होता है और इनमें संवहनी प्रणाली जो होती है उसके बारे में क्या है? इनमें खुले रक्त
परिसंचरण प्रणाली यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, लेकिन ऑक्टोपस और सीपिया में बंद परिसंचरण प्रणाली होती है। अब इनकी शरीर की क्या संरचना होती है? तो शरीर बेसिकली 3 भाग में विभाजित किया जाता है। सर, पैर और एक आंतरिक थैली होती है जिसे विस्केरल मास भी बोला जाता है, जिससे अंगों को संलग्न करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग की बत्ती का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि? तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं या फिर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसकी तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक वेवलेंथ यानी कि 620 से 750 nm इसकी वेवलेंथ होती है, जो अन्य रंग जैसे कि हरा या फिर नीला की तुलना में अधिक होती है। लंबी तरंग दैर्ध्य के कारण यह वातावरण में कम बिखरता है, स्कैटरिंग कम होता है और धुंध, कोहरे यानी कि फॉग और धूल के बावजूद इसे दूर से देखा जा सकता है। इसकी सबसे अधिक दृष्टता होती है कि यानी कि हाई विजिबिलिटी, और लाल रंग दिन और रात दोनों समय में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। यह अन्य रंगों की तुलना में जल्दी और आसानी से दिखाई देता है। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जनरल साइंस का। अगर आप लोगों को इस सेशन में मजा आ रहा है या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं देता हूँ। जो लोग बिहार विधान परिषद ASO मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो हमारा पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यह है उसका लिंक। आपको यह QR कोड स्कैन करके पे करना है 499 रुपीज़। फिर उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। एक बार आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा तब आपका जो ज्वाइन रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट करके आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। वहाँ से आप मॉडल सेट डाउनलोड कर सकते हैं और डेली स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है। मॉडल सेट के साथ आपको मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे, हिंदी और जनरल स्टडीज दोनों के, और यह आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसी व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष, जिसे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। अब हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष होता क्या है? देखिए, नाम से बेसिकली हम लोग समझते हैं कि दूर दृष्टि दोष यानी कि दूर की चीजें जिन्हें नहीं दिखाई देती है उन्हें ही दीर्घ दृष्टि दोष है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस दोष में व्यक्ति करीबी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। इसमें उल्टा होता है। अगर किसी इंसान को दीर्घ दृष्टि दोष है तो वह करीब की चीजें स्पष्ट नहीं देख सकता, लेकिन दूर की वस्तुएं वह ठीक से देख सकता है। यह तब होता है जब नेत्रोगोलक यानी कि आई बॉल छोटा हो जाता है या फिर लेंस पर्याप्त रूप से वक्र कर्व नहीं होता, जिससे प्रकाश की किरणें रेटिना के पीछे फोकस होती है। इसीलिए यह कंडीशन उत्पन्न होता है दीर्घ दृष्टि दोष का, जिसे इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया भी बोला जाता है, और इसे दूर करने के लिए कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह कंप्यूटर से है। देखिए, जनरल साइंस में ही कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आईसी चिप्स जिससे कंप्यूटर बनाया जाता है वह किस चीज से बना होता है? क्या लीफ से, क्रोमियम से, सिलिकॉन से या फिर गोल्ड से? तो इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन से। सिलिकॉन से बनाने का कारण क्या होता है? सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर पदार्थ है जो बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। यह आसानी से उपलब्ध, सस्ता और उच्च तापीय स्थिरता यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी वाला पदार्थ है, इसीलिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, उच्च ताप से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर में बेसिकली ये प्रोसेसर जो आईसी चिप्स होते हैं वो प्रोसेसर में ही उन्हें जड़ा जाता है। प्रोसेसर भी क्या होता है, वो गर्म होता है। अगर हम कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा देर तक काम कर रहे हैं या फिर बहुत हैवी टास्क कर रहे हैं तो वो हीट होता है। जैसे कि आपके घर में कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप, जो भी ऐसे डिवाइसेस हैं, या फिर टैब, बहुत ज़्यादा अगर उस पर आप गेम खेल लेते हो या फिर वीडियो देख लेते हो तो वो हीट हो जाता है। प्रोसेसर लगा होता है, उसमें चिप्स होते हैं और वह सिलिकॉन के बने होते हैं, इसीलिए ताकि वो हीट को झेल सके। नहीं तो अगर वो किसी और मटेरियल का बना होगा जो हीट रेजिस्टेंट नहीं होगा तब तो वो उसको ब्लास्ट कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह भी कंप्यूटर से है और वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो और MP3 है। यह पूछ रहा है कि कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या फिर MP3 की निम्न में से क्या है? क्या एक फोल्डर है, टेम्पलेट है, फाइल है या फिर आइकन है? तो इसका राइट आंसर होगा यह एक प्रकार का फाइल है। कंप्यूटर में किसी भी डेटा को फाइल के रूप में संग्रहित यानी कि स्टोर किया जाता है। अलग अलग प्रकार की फाइलें अलग अलग डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है। जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सटेंशन क्या होता है, यह कंप्यूटर के लेक्चर में आपने देखा होगा .docx,
और पीडीएफ का क्या एक्सटेंशन होता है, डॉट पीडीएफ, इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसमें किस तरीके के डेटा स्टोर होते हैं, टेक्स्ट और फॉर्मेटेड डेटा। फिर वीडियो फाइल जैसे कि MP4, AVI, MKV, ये सब वीडियो और ऑडियो डेटा संग्रहित करते हैं। MP3 क्या है, MP3 एक सॉन्ग का, एक ऑडियो का एक्सटेंशन है जिसमें ध्वनि डेटा संचित होता है। फाइल एक्सटेंशन यह दर्शाता है कि फाइल किस प्रकार की है और उसे कौन से प्रोग्राम खोल सकता है। जैसे कि कोई सा भी फाइल है, अगर उसमें एक्सटेंशन ये दिख रहा है .docx, तब ये आपको पता है कि ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल है। अगर उसमें .xls लगा होगा तो यह MS एक्सेल का एक फाइल है। अगर उस फाइल में .pptx लगा होगा तो यह पावर पॉइंट का फाइल होगा। अगर उसमें .exe लिखा हुआ है तो ये इसका मतलब कि यह एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, मतलब कि एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, इसे इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर उसके आगे .mp3 लगा हुआ है तो ये समझ लीजिए कि यह कोई गाना है। तो चलिए, इस क्वेश्चन से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, तो यह पूछ रहा है कि पास्चुराइजेशन में बेसिकली होता क्या है। तो दूध को 24 घंटे के लिए बहुत कम तापमान पर संरक्षित किया जाता है? नहीं। मिल्क को 8 घंटे के लिए गर्म किया जाता है, यानी कि दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, तो यह भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन सी देखते हैं, पहले दूध को अधिक समय के लिए गर्म किया जाता है और फिर निर्दिष्ट समय के भीतर अचानक ठंडा किया जाता है, तो यह इसका राइट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि पास्चुराइजेशन जो है वह सिर्फ दूध में ही किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन में दूध दे रखा है, इसीलिए हम लोग इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन पास्चुराइजेशन बाकी और प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। पास्चुराइजेशन करने का बेसिकली उद्देश्य क्या होता है, तो यह हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और रोगाणुओं को नष्ट करना, ताकि खाद्य पदार्थ सुरक्षित रह सके, इसीलिए पास्चुराइजेशन किया जाता है। जैसे कि दूध हो गया, जूस हो गया और अन्य तरल पदार्थों की सेल्फ लाइफ बढ़ाना। सेल्फ लाइफ मतलब होता है कि उसे कितना दिन तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, जो हम लोग घरों में पैकेट वाला दूध लाते हैं, जो डेली पैकेट में मिलता है, वह जरूरी नहीं है कि अभी गाय से वह निकाला गया और वह तुरंत पैकेट होके हमारे पास पहुंच जाता है। उसे 1-2 दिन या 3-4 दिन का समय लगता है। अगर उसे हम लोग फ्रीज में रख लेते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि वह 1 दिन में खराब हो जाए। उसे पास्चुराइजेशन के माध्यम से ही पैकेजिंग तक तैयार किया जाता है, ताकि वह दूध खराब ना हो और उसमें जो भी कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, वो सब खत्म हो जाए। जूस भी हम लोग देखते हैं टेट्रा पैक में, वो काफ़ी दिन तक हम लोग उसे स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए, एक सर्टेन टेम्परेचर तो मेंटेन करना होता है, जैसे कि फ्रिज में वो हमें रखना होता है, लेकिन फिर भी अगर फ्रिज में ना रखो, दुकान में क्या होता है, बहुत सारा जब वो खुला नहीं होता है तो उसे ऐसे ही सेल्फ पे रखा रहता है, किसी फ्रिज वगैरह में नहीं या फिर किसी कंटेनर में नहीं, लेकिन फिर भी वह 4-5 दिन तक बचा रह जाता है। लेकिन अगर हम लोग फ्रेश जूस अगर निकालते हो किसी फल से, तो वह बहुत ज़्यादा देर नहीं रह सकता, क्योंकि उसमें पास्चुराइजेशन नहीं किया गया। तो यह इसीलिए ऑप्शन सी जो है यह इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शुष्क सेल में पाई जाने वाली ऊर्जा क्या है। देखिए, शुष्क सेल क्या होता है, इसे इंग्लिश में ड्राई सेल बोलते हैं। जैसे कि हमारे जो गाड़ी होते हैं, बाइक या फिर कार हो गए, उसमें पहले बैटरी जो आती थी, याद होगा, उस बैटरी में हम लोग बैटरी का पानी डालते थे, लेकिन अभी भी वो बैटरी आती है, लेकिन अब दूसरे तरीके का एक बैटरी आया है जो ड्राई होता है, उसमें कोई भी पानी डालने की जरूरत नहीं होती है। तो जब हम लोग चार्ज करते थे तब वह पानी डाला जाता था, और रेगुलर अब हमारे घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है उसमें भी हम लोग एक सर्टेन इंटरवल पे हम लोग बैटरी का पानी चेक करते हैं। वो पानी की मदद से ही चार्ज जो है बैटरी होता है और वह बैकअप हमें सप्लाई करता है। लेकिन ड्राई सेल में ऐसा कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि उसमें किस तरीके का एनर्जी होता है, तो इसका राइट आंसर होगा केमिकल एनर्जी, यानी कि रासायनिक एनर्जी उसमें मौजूद होती है। ड्राई सेल में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है जो विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। ड्राई सेल एक गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट के रूप में होता है, जिससे यह लीक नहीं होता और इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। देखिए, जो पानी वाला, मतलब जो ड्राई सेल नहीं होता था जिसमें पानी भरा जाता था, उसे हम लोग आसानी से कैरी नहीं कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि उसमें क्या होता है, पानी लीक करने की संभावनाएं होती थी। लेकिन ड्राई सेल में ऐसा नहीं है। तो चलिए, यहाँ कंप्लीट होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 3 जनरल साइंस का। अब कल मैं लेके आऊँगा प्रैक्टिस सेट 4 जनरल नॉलेज।
तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए इसी तरीके के अपडेट्स के रिगार्डिंग। और सबसे लास्ट स्लाइड में मैंने आंसर्स लगा रखे हैं। बहुत सारे दोस्तों का यह रिक्वेस्ट था कि सर आप आंसर्स भी दे दिया करिए, तो मैं लास्ट में आंसर दे देता हूँ इसलिए कि ताकि पहले आप लोग खुद से ट्राई करो उस सवाल का जवाब देने के लिए। पहले आप लोग खुद से सॉल्व करो, मॉक लगाओ उसके, और फिर नहीं समझ में आता है या फिर मिलाने के लिए आप आंसर्स यहाँ से देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।